नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी की तरफ से। और आइए जुड़ते हैं अपनी एनसीईआरटी सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आधारिक संरचना, जिसे आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की धमनियां और सिराएं होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं। जैसे हमारे शरीर में आर्टरीज और वेन्स होती है ना, धमनियां और सिराएं होती है ना, जो ब्लड को पूरे के पूरे शरीर में पहुंचाती है। कुल मिला जुला करके इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ वही काम करती है जो शरीर के साथ आर्टरीज और वेन्स करती है। यानी देश में होने वाली समस्त आर्थिक गतिविधियों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करती हैं ये आधारिक संरचना। तो थोड़ा सा परिचय करते हैं, थोड़ा सा हम एनसीईआरटी में ही रहेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां थोड़ी सी एनसीईआरटी के बाहर भी निकलेंगे। तो आइए बात को शुरू करते हैं। आधारिक संरचना क्यों जरूरी है, थोड़ा सा एक परिचय करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन करते हैं, जानते हैं आखिर आधारिक संरचना है क्या। ठीक, याद रखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहा जाता है, आधारिक संरचना के बारे में कहा जाता है कि देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वह औद्योगिक, कृषि उत्पादन, घरेलू व विदेशी व्यापार, वाणिज्य के प्रमुख क्षेत्रों में सहयोगी सेवाएं उपलब्ध कराता है। उद्योग के लिए, कृषि के लिए, इन सब के लिए सहयोगी सेवाएं उपलब्ध कराता है। घरेलू विदेशी व्यापार के लिए सहयोगी सेवाएं उपलब्ध कराता है। कैसे? अरे भैया, उद्योग में उत्पादन हो रहा है, उत्पादन के लिए कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तभी ना तो बनेगा। ये रॉ मटेरियल उद्योग तक पहुंचेगा कैसे? ट्रेन के थ्रू पहुंचेगा, सड़क के थ्रू पहुंचेगा, विदेश से आ रहा है पानी की जहाजों के थ्रू पहुंचेगा। या जो सड़क है, जो ट्रेन है, जो बंदरगाह है, पानी की जहाजें हैं, सब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है। यही तो नहीं, यानी अगर ये ना रहे तो उद्योग उत्पादन कर पाएगा? नहीं उत्पादन कर। डायरेक्ट उत्पादन करने में इनका कोई योगदान नहीं है, लेकिन उत्पादन के लिए जो सहयोगी सेवाएं होती हैं उनमें इनका सीधा योगदान है। कृषि है, खेतों को क्या चाहिए? उच्च क्वालिटी के बीज चाहिए, रासायनिक खाद चाहिए, पानी की सुविधाएं चाहिए। ये खेतों तक पहुंचेंगे कैसे? फैक्ट्रियों से उत्पादित होंगी कीटनाशक या केमिकल फर्टिलाइजर, फैक्ट्रियों में बनते हैं और खेतों तक इनकी सप्लाई होती है। तो कैसे होती है भाई? सड़कों के थ्रू, रेल के थ्रू। और जब कृषि उत्पादन सड़कों में, खेतों में हो जाता है, कृषि उत्पादन जब खेतों में हो जाता है, तो खेतों से वो कृषि उत्पादन आपके बाजार तक, आपके खाने की प्लेट तक कैसे पहुंचता है? इन्हीं सड़कों के माध्यम से, इन्हीं रेल के माध्यम से, इन्हीं पानी की जहाजों के माध्यम। इसलिए कहते हैं चाहे घरेलू व्यापार हो या विदेशी व्यापार हो, वाणिज्य के जितने भी क्षेत्र हों, सबके लिए सहयोगी सेवाएं इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराता है। इन सेवाओं में सड़क होती है, रेल होता है, बंदरगाह होती है, हवाई अड्डे होते हैं, बांध होता है, बिजली घर होता है, तेल व गैस की पाइपलाइन होती है, दूर संचार सुविधाएं होती हैं, स्कूल कॉलेज सहित देश की पूरी शैक्षिक व्यवस्था शामिल होती है, अस्पताल शामिल होते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था शामिल होती है, सफाई शामिल होती है, पेयजल संरचनाएं शामिल होती हैं। ये सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के हिस्से होते हैं। यही सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाते हैं। इन जितना आप लोगों ने देखा, इनमें से कुछ सुविधाओं का प्रत्यक्ष प्रभाव वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर पड़ता है, जबकि कुछ अन्य अर्थव्यवस्था के सामाजिक क्षेत्रों के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होते हैं। यानी कुछ का सीधा प्रभाव पड़ता है, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होते हैं। ये तो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है इसकी बात। अगर हम कहें इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो एनसीईआरटी कहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को दो श्रेणियों में बांटते हैं। सच तो यह है कि मोटे तौर पर दो श्रेणियों में ही बांटते हैं, लेकिन आजकल इन्हीं दो श्रेणियों से चार श्रेणियां बनाई जा चुकी हैं। इन जो एक्स्ट्रा बनाई गई हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो पहले एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। जो इंफ्रा की जो दो श्रेणियां हैं, इसे कहते हैं सामाजिक और आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? सामाजिक और आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ऊर्जा, परिवहन और संचार आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। साथ साथ अगर हम शिक्षा की बात करें, अर्थात स्कूलों की बात करें, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें,
यानी अस्पतालों की बात करें और आवास की बात करें, जिसे हम रियल एस्टेट का सेक्टर भी कहते हैं, ये सारे के सारे सामाजिक आधारित संरचना में आते हैं। यानी बात ये निकल करके आ रही है कि जो इंफ्रा है एनसीईआरटी कह रही है किसको दो भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं इकोनॉमिक इंफ्रा, ठीक, और दूसरे को कहते हैं सोशल इंफ्रा। अगर हम इकोनॉमिक इंफ्रा की बात करें तो इसमें आता है ऊर्जा, एनर्जी, इसमें आता है ट्रांसपोर्ट, हम ईटीसी। अब देखो जब हम ट्रांसपोर्ट लिख दिए ना, जिसमें सड़क भी आएगी, बंदरगाह भी आएगी, एयरपोर्ट भी आएंगे, ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रैक भी आएंगे, सारे इंफ्रा में आ जाते हैं। ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं? ट्रांसपोर्ट में ही शामिल हो जाते हैं। परिवहन का मतलब ही होता है कि वे समस्त चीजें इसमें शामिल है जिसके माध्यम से वस्तु एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा रही है। तो चाहे रेल के थ्रू ले जाओ, बंदरगाहों के थ्रू ले जाओ, एयर कनेक्टिविटी के थ्रू ले जाओ, सब कुछ परिवहन में शामिल हो जाती है। उसी प्रकार जो सामाजिक इंफ्रा है उसमें शामिल होते हैं स्कूल, अस्पताल और आवास, रहने वाले घर, ठीक। ये दो प्रकार की होती है, मोटे तौर पर दो प्रकार की ही होती है। आजकल इनके भीतर भी दो प्रकार की और इंफ्रा की बात की जाने लगी है, यानी दो नई कैटेगरी बनी है, ठीक, दो न्यू कैटेगरी बनी है, दो नई श्रेणियां बनी। एक को कहते हैं डिजिटल इंफ्रा और दूसरे को कहते हैं इन्वायरमेंटल इंफ्रा। एक को कहते हैं डिजिटल इंफ्रा और दूसरे को कहते हैं इन्वायरमेंटल इंफ्रा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरणीय इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है डिजिटल कनेक्टिविटी। जैसे मान लो इंटरनेट सप्लाई हो रही है, आप देखते होंगे गांव में जमीन की खुदाई की जा रही है, ऑप्टिकल फाइबर की पाइपलाइन बिछाई जा रही हैं, जिसे हम इंटरनेट सप्लाई करते हैं। समझ में आ रही बात? उसे हम किस में रखते हैं? डिजिटल इंफ्रा में। इन्वायरमेंटल इंफ्रा में आप देखते होंगे बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जा रहे हैं, ठीक, बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाए जा रहे हैं, इको सेंसिटिव जोन बनाए जा रहे हैं, ये सब इन्वायरमेंटल इंफ्रा में आते हैं। यानी दो नई श्रेणियां जोड़ी गई। पहले ये दोनों भी पुरानी दोनों के हिस्सा हुआ करते थे, अब इनको दो नई श्रेणियां जोड़ दी गई है। यानी कुल मिला करके हमारे पास अगर हम इंफ्रा की बात करें, आधारिक संरचना की बात करें, तो इंफ्रा की चार श्रेणियां हो गई हैं। एक को कहते हैं इकोनॉमिक इंफ्रा, दूसरे को कहते हैं सोशल इंफ्रा, तीसरे को कहते हैं डिजिटल इंफ्रा। अब ये दो बातें मैं एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर जाकर के आपको बता रहा हूं, जहां बहुत जरूरी होती है वहां एनसीईआरटी से बाहर में निकलता हूं। डिजिटल इंफ्रा और चौथे को कहते हैं इन्वायरमेंटल इंफ्रा। चौथे को कहते हैं इन्वायरमेंटल इंफ्रा। ये है इंफ्रा के प्रकार। अब आइए थोड़े पीछे चलते हैं, ठीक। ये तो इंफ्रा के प्रकार हो गए, यानी इंफ्रा क्या है इसका परिचय समझ लिया हमने, इंफ्रा कितने प्रकार की होती है ये समझिए। अब थोड़ा भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की आधारिक संरचना की स्थिति क्या है, थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। अगर भारत में आधारिक संरचना की स्थिति को देखा जाए तो किसी भी देश में, भारत में ही नहीं, विकास की नींव होती है इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या होता है? विकास की नींव होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी देश में।
अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं बनाया तो आप विकास की इबारत नहीं लिख सकते, आप विकास की इबारत नहीं लिख सकते। साथ ही साथ अगर हम देखें भारत के हालात, तो आज के दिन में भारत अपने इंफ्रा पर सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 30% निवेश करता है, जीडीपी का 30% निवेश करता है। तुलना करें कि चीन और इंडोनेशिया नाम के पड़ोसियों से ही तुलना करें तो इनके तुलना में काफी कम है जो भारत का निवेश है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने यह भी अनुमान लगाया है कि अब से कुछ दशकों के बाद भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, थर्ड नंबर की अर्थव्यवस्था होगा। और कहा यह जा रहा है कि जब भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएगा, तो इसके लिए भारत को अभी से अपने आधारित संरचना सुविधाओं में निवेश को बढ़ाना होगा। यानी अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि अगर भारत ने जिस सपने को बुना है कि हम तीसरी नंबर की अर्थव्यवस्था होंगे, अगर भारत को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनना है तो भारत को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ाना होगा। जो आज का निवेश है उससे कई गुना करना होगा। समझ में आ गई बात? ठीक, अब आगे की बात करें, इंफ्रा की और बात करें। यानी दो बात तो हो गई कि जीडीपी का एनसीईआरटी के हिसाब से इतना खर्च हो रहा है, ये हर साल के बजट में बदलता रहता है, एनसीईआरटी एक एवरेज लिखती है। ठीक, साथ साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो यह भी सच है कि इंफ्रा में निवेश बढ़ाना होगा। एक बात और जान लीजिए, होता यह है कि किसी भी देश में जब आय में वृद्धि होती है, जब किसी देश की इनकम बढ़ने लगती है, तो उस देश के इंफ्रा के गठन में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। उस देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का गठन है उसमें क्या आते हैं? महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। इंफ्रा की डिमांड बढ़ती जाती है। जैसे कोई अल्प आय वाला देश है, अभी गरीब देश है, तो वहां जो महत्वपूर्ण इंफ्रा होता है यही होता है कि सिंचाई सुविधाओं का विकास किया जाए, परिवहन का विकास किया जाए, बिजली का विकास किया जाए। लेकिन जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं परिपक्व होती हैं, जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं मजबूत होती हैं, जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं आगे बढ़ती हैं, ठीक, वहां के लोगों के बुनियादी उपयोग की मांगों में भी वृद्धि होती जाती है। यानी उस देश की इंफ्रा के गठन में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होता जाता है। समझ रहा बात? जैसे मान लीजिए, ठीक, किसी देश की इंफ्रा आगे बढ़ गया, अल्प आय वाला देश है तो उसे साधारण ट्रेन चाहिए। पाकिस्तान में ट्रेन की स्थिति देखो बैलगाड़ी टाइप की है, भारत की ट्रेन की स्थिति देखो बहुत उन्नत है। लेकिन जब चीन के ट्रेन और जापान की ट्रेन और अमेरिका की ट्रेन से तुलना करेंगे तो हमारा ट्रेन बहुत पीछे है। आज के 10-20 साल पहले राजधानी सर्वोच्च ट्रेन हुआ करती थी, शताब्दी सर्वोच्च ट्रेन हुआ करती थी। आज भारत की अपनी डिमांड है कि नहीं, हमें बुलेट ट्रेन चाहिए, हमें हाई स्पीड चाहिए। रोज प्रधानमंत्री हरी झंडियां दिखा करके वंदे भारत रवाना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत के लोगों की ट्रेन की डिमांड बढ़ गई है। छोटे छोटे शहरों को भी एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत की आर्थिक गतिविधियां बड़ी बड़ी हो गई हैं। हर शहर में अब उद्योग व्यवसाय बढ़ रहे हैं। हर शहर में ऐसे लोग हैं जिनको आपको एयर सर्विस देना ही देना होगा, नहीं तो आपकी अर्थव्यवस्था अवरुद्ध हो जाएगी। यानी मान लीजिए कोई अल्प आय वाला देश है तो उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि हाई स्पीड ट्रेन हो, उसके लिए जरूरी नहीं है कि हर शहर के बीच एयर कनेक्टिविटी हो, जहाज ही उड़ाए। लेकिन वही अल्प आय वाला देश जब थोड़ा सा अधिक आय वाला देश हो जाएगा तो जरूरत पड़ जाएगी कि उसको हाई स्पीड ट्रेन दीजिए, उसके हर शहर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़िए, जहाज से ज्यादा लोग आए जाएं। कहने का तात्पर्य है कि जब आप देखेंगे तो अल्प आय वाले देश की इंफ्रा की जरूरत कुछ और होती है, मध्यम आय वाले देश की इंफ्रा की जरूरत कुछ और होती है। ठीक, जो उससे ज्यादा मैक्सिमम आय वाले देश होते हैं उनके इंफ्रा की जरूरत कुछ और होती है। अगर इंफ्रा में थोड़ा एक चीज पर विशेष ध्यान देना चाहिए, वो है बिजली। ठीक, कहा जाता है कि औद्योगिक प्रगति बिजली पर ही निर्भर करती है। कहा जाता है कि अगर अर्थव्यवस्था की नींव इंफ्रा है तो इंफ्रा की नींव इलेक्ट्रिसिटी है। आप कभी गौर से सोचे ना, अगर इलेक्ट्रिसिटी न रहे तो कुछ भी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आप हमारी क्लास भी नहीं देख, अगर इलेक्ट्रिसिटी न रहे तो कुछ भी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आप हमारी क्लास भी नहीं देख पाएंगे। सब कुछ, ये तो हम एग्जांपल दे रहे हैं, आप अपने आसपास देखो ना भाई।
बिजली नहीं रहेगी तो सीमेंट नहीं बनेगा, सड़कें नहीं बनेंगी, खेतों को पानी नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हो पाएंगी। कहा जाता है आज देश की आर्थिक गतिविधियां इंफ्रा पर टिकी है, और इंफ्रा की जो सांसें टिकी है वो किस पर टिकी है? इलेक्ट्रिसिटी पर टिकी है। इसीलिए कहा जाता है कि इंफ्रा हुआ, परिवहन, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी हुई, परिवहन हुआ, संचार हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, यदि इन सब का समुचित विकास किया जाएगा तो ही अर्थव्यवस्थाएं तरक्की करेगी। और यदि इन आधारित संरचना की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया तो इससे आर्थिक विकास में गंभीर रुकावटें आएंगी। यानी आपको आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे लेकर के जाना होगा। अब हम आते हैं, हमने कहा कि पूरे की पूरी देश की आर्थिक गतिविधियों की नींव है इंफ्रा, और इंफ्रा की सांसें टिकी हुई है इलेक्ट्रिसिटी पर, एनर्जी पर, ऊर्जा जिसे कहते हैं। तो थोड़ी बात करते हैं हम ऊर्जा पर, एनर्जी सेक्टर पर। एनसीईआरटी थोड़ी बात करती है ऊर्जा की, ठीक। ऊर्जा पर एनसीईआरटी बात करते हुए सबसे पहली चर्चा करती है ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों की। आप कहोगे गैर पारंपरिक स्रोत का मतलब क्या होता है? ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत के मायने होते हैं कि ऊर्जा के वे स्रोत जिनका अभी हाल के दिनों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया। जैसे मान लो हाल के दिनों में सबसे अधिक बिजली किससे बनाई गई? कोयले से बनाई गई। थर्मल पावर में कोयले को जलाया गया, उससे टरबाइन चलाए गए, बिजली बनाई गई। वो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। अगर गाड़ियां चलाने की बात की कही जाए तो सबसे अधिक गाड़ियां किससे चलाई गई? पेट्रोलियम से चलाई गई, डीजल से चलाई गई। तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। कुछ स्रोत होते हैं जिन्हें हम गैर पारंपरिक स्रोत कहते हैं, अर्थात जिनका हमने हाल के दिनों में, हाल के शताब्दियों में बहुत इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसे स्रोतों को जिनका बहुत इस्तेमाल नहीं किया है उन्हें ही हम गैर पारंपरिक स्रोत कहते हैं। गैर पारंपरिक नाम से यही अर्थ निकलता है। इनके और भी, इन्हें क्लीन एनर्जी भी कहते हैं, स्वच्छ ऊर्जा भी कहते हैं, सब बातें। तो ऊर्जा के अगर हम गैर पारंपरिक स्रोतों की बात करें तो ऊर्जा के गैर पारंपरिक के 3 महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। एक होता है सौर ऊर्जा, एक होता है पवन ऊर्जा, और एक होता है ज्वारीय ऊर्जा। ठीक, ये 3 ऊर्जा है। आप देखते हैं सोलर पैनल लगा दिया जाता है, बिजली बना दी जाती है। समुद्र तटों पर बड़े बड़े पवन चक्कियां लगा दी जाती है, विंड मिल लगा दिया जाता है, बिजली बना ली जाती है। अब पहाड़ी समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है, उस ज्वार भाटा से टरबाइन चला ली जाती है, उसको कहते हैं टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा। ये तीनों ऊर्जा के स्रोत हैं, लेकिन गैर पारंपरिक स्रोत हैं। बहुत ज्यादा हम सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते हैं पिछली विकास शताब्दियों में। न तो विंड एनर्जी से किया है, न तो टाइडल एनर्जी से किया है, अर्थात ज्वारीय ऊर्जा से किया है। इसलिए इनको गैर पारंपरिक कहते हैं। लेकिन आने वाली शताब्दियां इनकी ओर देख रही हैं। वो इसलिए देख रही है कि इनकी एक विशेष खासियत है, ये प्रदूषण नहीं करती है। और याद रखिएगा, हम जिस दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, उस दुनिया की जो सबसे बड़ी चुनौती है वह क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है। हम एक ऐसी दुनिया में खड़े हैं, समझना बात को, हम एक ऐसी दुनिया में खड़े हैं कि कहावत कही जाती है ना, जब इस दुनिया की विद्रूपताओं को देखो तो मन में एक भाव उठता है ना, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। मैं ना दुनिया की विद्रूपताओं की बात कर रहा हूं। ये सच है कि ये दुनिया खूबसूरत भी है, खूबसूरत बनाया भी जा सकता है। हमारी आपकी जिम्मेदारी है किसे खूबसूरत बनाए। लेकिन कई विद्रूपताएं हैं, कई कमियां हैं जिनको देख करके इस दुनिया से मन उचट जाता है। उनमें कमी यह भी है कि हमने जैसे जैसे तरक्की की, हमारी एनर्जी डिमांड बढ़ी, हमारी एनर्जी डिमांड बढ़ी, हमारी ऊर्जा की मांग बढ़ी। और ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए हम 2 चीजों पर निर्भर हो गए, कोल और पेट्रोलियम। ठीक, और इन दोनों से निकला कार्बन, इन दोनों से निकला कार्बन। कभी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकला, कभी कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में निकला, कार्बन निकला।
मैं तो एक कार्बन की वानगी बता रहा हूं, अन्य चीजें भी हमने निकाली, मीथेन निकाला, सल्फर डाइऑक्साइड निकाला, खूब निकाला, पर्यावरण में गया, पर्यावरण में गया और पर्यावरण में इसने कर दिया ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, और इस ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम हुआ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के मुहाने पर खड़ी है, रोका नहीं गया तो यह क्लाइमेट चेंज इस दुनिया को समाप्त कर देगा। अब दिक्कत क्या है कि एक तरफ हमारी एनर्जी डिमांड बढ़ती जा रही है, एक तरफ हमारी एनर्जी डिमांड बढ़ती जा रही है, हमें और अधिक ऊर्जा चाहिए, हमें और अधिक ऊर्जा चाहिए, और अगर ऊर्जा की इन्हीं दोनों स्रोतों पर हम निर्भर रहे तो हमारी ग्लोबल वार्मिंग भी और भी बढ़ेगी, क्लाइमेट चेंज भी और बढ़ेगा और दुनिया रहने लायक रह ही नहीं जाएगी। फिर क्या करोगे ऊर्जा को लेकर के? इसीलिए दुनिया कह रही है कि एक तरफ हमें अपनी एनर्जी डिमांड भी पूरी करनी है और दूसरी तरफ हमें क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई भी लड़नी। इस क्लाइमेट चेंज के खिलाफ प्रभावी पूर्ण लड़ाई तभी लड़ी जा सकती है जब कार्बन का उत्सर्जन कम किया जाए, और इसके लिए दुनिया कह रही है कि अगर आपको कार्बन का उत्सर्जन कम करना है तो आपकी जो एनर्जी डिमांड है, आपकी जो एनर्जी डिमांड है उसे ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों से ही पूरा करना होगा। उसे आपको सोलर एनर्जी से पूरा करना होगा, आपको सोलर से पूरा करना होगा, आपको विंड से पूरा करना होगा, आपको टाइडल से पूरा करना होगा, आपको टाइडल एनर्जी से पूरा करना होगा, क्योंकि इनसे कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता। इसलिए ज्यादा फोकस कहां हो गया है? इसलिए ज्यादा फोकस हो गया है गैर पारंपरिक स्रोतों पर। कहा जाता है 21वीं शताब्दी में दुनिया को रखना है तो हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत तलाश ले। इसलिए आप देखते होंगे कि भारत नेशनल सोलर मिशन चला रहा है, राष्ट्रीय सौर मिशन चला रहा है सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। भारत नेशनल विंड मिशन चला रहा है पवन ऊर्जा के प्रोडक्शन के लिए। टाइडल एनर्जी पर ढेर सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसीलिए ढेर आए दिन रिसर्च किया जा रहा है कि कैसे हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा बाजार में लाएं, विद्युत से चलने वाली, ताकि पेट्रोलियम पर डिपेंडेंसी कम हो। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का परीक्षण जनवरी में हो चुका है, भारत में भी टेस्टिंग चल रही है कि हम हाइड्रोजन से ट्रेन चलाएंगे, हाइड्रोजन से बसें चलाएंगे, ढेर सारी हम इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगे, ढेर सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाएंगे। क्यों लाएंगे? ये सब क्यों करेंगे? ये सब क्यों करेंगे? ये सब इसीलिए करेंगे ताकि हम अपनी ऊर्जा डिमांड को भी पूरी कर सके और क्लाइमेट चेंज नाम की घटना भी न घटे। समझ में आ गई बात? इसीलिए बात एनसीईआरटी कर रही है, आपको परिचय बता रही है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं। अगर हम गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत के बाद थोड़ी सी बात हम करें विद्युत ऊर्जा की, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की, विद्युत ऊर्जा की बात करें तो 2018 के आंकड़ों पर एनसीईआरटी बात करती है। एनसीईआरटी कहती है कि भारत में 2018 में कुल बिजली उत्पादन क्षमता का लगभग 82% उत्पादन तापीय स्रोतों से हुआ, थर्मल पावर से हुआ, मतलब कोयले से हुआ। अब यह आंकड़ा थोड़ा घट गया है। आगे बात कही जा रही है कि जल और परमाणु स्रोतों का प्रतिशत क्रमशः 8.5 और 2.5 रहा। यानी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जो जल विद्युत उत्पादन है, डैम बना लिया जाता है, पानी गिराया जाता है, टरबाइन मशीनें चलाई जाती है, उसे कार्बन थोड़ा उत्सर्जित होता है। कहा जा रहा है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, जल से जो विद्युत उत्पन्न होती है वो 8.5 रहा है और परमाणु का 2.5 हिस्सा रहा है। यानी कुल मिलाजुला करके देखा जाए तो भारत अपनी बड़ी आवश्यकताएं किससे पूरा कर रहा है? भारत अपनी बड़ी आवश्यकताएं पूरा कर रहा है जल, कोयले से। अब एक बात और मैं बताऊंगा, जब आप इसको करेंट डाटा से मिलाइएगा तो ये थोड़ा बदला नजर आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी 3-4 साल पहले, 5 साल पहले की लिख दी गई है, उसी समय का डाटा है। हम 2023 में खड़े हैं या बात कर रहे हैं 2018 की, तो मैं करेंट डाटे पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं एनसीईआरटी के ही डाटे पर यहां बात कर रहा हूं। ठीक ना? अब आगे आ जाए तो ये स्थिति है। ठीक, इसीलिए भारत ने अपनी ऊर्जा नीति बनाई, भारत ने अपनी नई ऊर्जा नीति बनाई है, न्यू एनर्जी पॉलिसी बनाई।
और भारत ने अपनी नई ऊर्जा नीति में जल और वायु के ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन देती है। यानी भारत अपने नई न्यू इलेक्ट्रिक पॉलिसी में कहता है, न्यू एनर्जी पॉलिसी में कहता है कि अब हम सोलर एनर्जी को प्रोत्साहन देंगे, हम विंड एनर्जी को प्रोत्साहन देंगे, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोत्साहन देंगे। हाँ, ये सच है कि हम बड़े बड़े डैम नहीं बनाएंगे, लेकिन हम छोटे छोटे डैम बनाएंगे, उससे विद्युत बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी से बनाएंगे। और इसके अलावा हम तटीय प्रदेशों में और रेगिस्तान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में हम पवन ऊर्जा को आगे बढ़ाएंगे। अर्थात बात स्पष्ट है कि भारत की वर्तमान की जो ऊर्जा नीति है वह कहती है कि कोयले पर निर्भरता को कम करेंगे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ भारत परमाणु ऊर्जा पर भी काम कर रहा है, लेकिन परमाणु ऊर्जा इतनी उच्च तकनीकी और उतने उच्च पूंजी का मामला है कि एक दो दिन में रिजल्ट सामने नहीं आते। उसके लिए दशकों तक काम करना पड़ता है और इस पर भारत काम कर रहा है। यह सही है कि जब दुनिया के आंकड़ों से हम अपनी परमाणु ऊर्जा की तुलना करते हैं तो संतोषजनक आंकड़े नहीं मिलते। उसके दो प्रभाव कारण भी। एक तो हमने दो बार जब परमाणु परीक्षण किया तो उससे हमारे पर तमाम वैश्विक प्रतिबंध लगे, हमें तकनीकियां नहीं मिल पाई। और दूसरी चीज, भारत में जो परमाणु ऊर्जा के जनक थे, नाम लेने से पहले एक बार उन्हें प्रणाम करने की इच्छा कर रही है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। उनको मेरा प्रणाम है, आप सब भी कर लीजिएगा उनको प्रणाम। होमी जहांगीर भाभा एक महामानव थे जो भारत में परमाणु ऊर्जा विकास की रूपरेखा कर रहे थे। होमी जहांगीर भाभा की जो असमय मौत हुई ना, जो दुर्घटना हुई, ये सच है कि यह विदेशी एजेंटों द्वारा की गई एक प्रकार की हत्या थी, लेकिन यह दूसरी बात है। होमी जहांगीर भाभा की असमय मौत ने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को धक्का दिया, जिससे भारत आज तक निकल नहीं पाया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो अपनी सदियों पर भारी पड़ जाते हैं। और इसलिए मैं अपने विद्यार्थियों से भी बार बार कहता हूं, मेरे विद्यार्थी ध्यान से सुन रहे होंगे मेरी बात, सुनिए। कुछ ऐसा कर जाना कि आज के 100 साल बाद भी मेरे जैसा शिक्षक जब कभी पढ़ाने खड़ा हो तो आप सबको एक बार हाथ जोड़ करके प्रणाम करें, आप पर गर्व करें। तो होमी जहांगीर भाभा की मौत ने भी भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को बहुत धक्का लगाया। कई दिक्कतें आई, हमारे पास पैसे का अभाव था, हमारे पास तकनीकी का अभाव था, इसलिए हम वैश्विक उत्पादन की तुलना तो नहीं कर सकते हैं। अगर हम विश्व का औसत देखें तो 13% है, यानी विश्व की जो इलेक्ट्रिसिटी जरूरतें हैं उसमें टोटल वर्ल्ड में 100% जो इलेक्ट्रिसिटी की उत्पादन हो रहा है तो उसमें 13% परमाणु ऊर्जा से हो रहा है। अब ये 13% औसत है, विकसित देशों में तो बहुत बड़ा है। भारत के औसत को देखें तो केवल 2.5% ही है। हाँ, अब काम किए जा रहे हैं, सरकारें तमाम प्रोसेस कर रही है, तमाम परमाणु रिएक्टर बनाए जा रहे हैं, अध्ययन किए जा रहे हैं कि भारत परमाणु ऊर्जा में तेजी से अग्रणी हो, एक वैश्विक नेता के रूप में उभरे। हम उम्मीद करते हैं ऐसा होगा। तो ये तो रही ऊर्जा की स्थिति। अब थोड़ा भारत के विद्युत क्षेत्र की कुछ चुनौतियों की बात करते हैं। भारत के विद्युत क्षेत्र के कुछ चुनौतियों की बात करते हैं। अगर भारत के विद्युत क्षेत्र की बात करें तो भारत के विद्युत क्षेत्र के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं। जैसे भारत की जो वर्तमान बिजली उत्पादन क्षमता है, ठीक, वह जिस हिसाब से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है उसके हिसाब से हमारी उत्पादन क्षमता पर्याप्त नहीं है। समझना, यानी हर साल हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन जितनी बढ़ रही है उतना हम पूरा नहीं कर पा रहे। जैसे एक एवरेज निकाला गया है, एवरेज ये निकाला गया है कि ये इंडिया है, इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है, या हर साल
7% की दर से बढ़ रही है। इसमें हर साल 7% का ग्रोथ हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में कितने परसेंट का ग्रोथ हो रहा है? 7% का ग्रोथ हो रहा है हर साल 7% की दर से। यानी जितनी विद्युत हमें 2022 में चाहिए उससे ज्यादा, उससे 7% ज्यादा 2023 में चाहिए। जितनी विद्युत हमें 2023 में चाहिए उससे 7% ज्यादा हमें 2024 में चाहिए। ये औसत है, यानी पिछले साल की तुलना में हर साल 7% अधिक चाहिए। आंकड़े कहते हैं कि अगर 7% ग्रोथ की जो डिमांड है, इसको पूरा करने के लिए भारत को 20,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हर साल बढ़ाना होगा। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हर साल बढ़ाना होगा। 20,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हर साल बढ़ाना होगा। यानी हर साल जितनी आपकी क्षमता है उससे 20,000 मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन जोड़ना होगा। भारत में यह नहीं हो पा रहा है और यही सबसे बड़ी चुनौती है। यही सबसे बड़ी चुनौती है। एक चुनौती तो यह है, यही सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक, तो हमें इस चुनौती का सामना करने की जरूरत है कि डिमांड के हिसाब से हमें सप्लाई बढ़ाने की जरूरत है। साथ साथ जो राज्यों के विद्युत बोर्ड हैं, जिसे डिस्कॉम बोर्ड कहते हैं, ये सारे घाटे में चल रहे हैं। आपको एक बात बताता हूं, देखो, बिजली उत्पादन की कंपनियां अलग होती है। जैसे मान लो ये कोई थर्मल पावर है, ये कोई थर्मल पावर है, तापीय विद्युत संयंत्र है, या इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहा है, या इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहा है। मान लो यह इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर दिया, बिजली का प्रोडक्शन कर दिया। ठीक, समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? अब होता क्या है कि यह वितरण नहीं करता है। वितरण कंपनियां अलग होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अलग होती है। यह है वितरण करने वाली कंपनी, वितरण कंपनी, वितरण कंपनी। इसे हम डिस्कॉम कंपनी भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम है पूरा, तो हम डिस्कॉम कंपनी भी कहते हैं। या वितरण का काम सरकारें भी करती हैं और अब तो प्राइवेट सेक्टर भी आ गया। सरकारें जो करती हैं वो होती हैं राज्य की सरकारें, जिन्हें राज्य विद्युत बोर्ड कहा जाता है, जिन्हें राज्य विद्युत बोर्ड कहा जाता है। आप लोग देखते होंगे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड, और अब कुछ प्राइवेट भी आ गए हैं, प्राइवेट भी आ गए हैं। जैसे आप दिल्ली में सप्लाई टाटा का है, टाटा भी कर रहे हैं। ठीक, ढेर सारे रिलायंस भी कर रहा है, तमाम लोग कर रहे हैं। जो सर्वाधिक है वो राज्य विद्युत बोर्ड ही कर रहे हैं। हर राज्य सरकार इस थर्मल पावर से बिजली खरीदती है, पोल, खंभे, पावर हाउस इत्यादि लगाएगी। आप लोग देखते होंगे कि ये खंभे लगाती हैं, ठीक, पावर हाउस बनाती हैं, ट्रांसफार्मर लगाती हैं, और आप हम तक ये ले आकर के देती हैं। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है कृषि की जरूरत के लिए। अब होता क्या है कि ये जो राज्य विद्युत बोर्ड है, यह विद्युत को खरीदते हैं। किससे? इससे। इसको पेमेंट मिल गया, लेकिन राज्य विद्युत बोर्ड जब यहां तक लेकर के आते हैं तो पंगा हो जाता है बीच में। अब जैसे मान लीजिए इससे इन्होंने 4 रुपए प्रति यूनिट खरीदा है, तो भाई इतना खर्चा कर रहे हैं, पोल खंभा गाड़ रहे हैं, जब 6 रुपये या 7 रुपये, 6 रुपये प्रति यूनिट बेचेंगे तभी तो फायदा मिल गया। अब बीच में आ जाती है सरकार। भारत के अर्थव्यवस्था में जब सबसे बड़ी बुराई आई वो हुआ कि अर्थव्यवस्था का राजनीतिकीकरण हो गया। अर्थात अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र जो प्रॉफिट और लॉस पर ही काम करने चाहिए, उसमें वोट घुस गया, चुनाव घुस गए। और दुर्घटना सबसे पहले हुआ बिजली फ्री, सबसे पहले हुआ। आज की कहानी नहीं है, आज के 20 साल पहले ही कि हम फ्री बिजली देंगे, सस्ती बिजली देंगे। अब हुआ क्या कि मान लीजिए राज्य यहां से खरीदा, राज्य की सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों से कह दिया भैया फ्री बिजली दीजिए। राज्य के विद्युत बोर्ड ने कहा ठीक हम फ्री दे देंगे।
सरकार ने कहा तुमको पेमेंट हम कर देंगे, राज्य की सरकारों ने कहा कि तुमको पेमेंट हम कर देंगे, राज्य की सरकार पेमेंट कर ही नहीं पाए, बिजली बोर्ड घाटे में, बैंकों का इन पर कर्जा है, एनपीए बढ़ता जा रहा है। अर्थव्यवस्था कैसे ढेर सारे सेक्टर में हुआ जहां मुफ्तखोरी के चक्कर में अर्थव्यवस्था के कई सेक्टर डूब गए। आज बिजली फ्री के मामलों की स्थिति यह है कि भारत में तकरीबन सभी राज्य विद्युत बोर्ड घाटे में चल रहे हैं। अब इनके पास नहीं है, इन्होंने उसका भी उधार लगा दिया है, नया निवेश हो ही नहीं पा रहा है। तो विद्युत क्षेत्र की सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है कि जो हमारे जो राज्य विद्युत बोर्ड हैं, ठीक, उनकी अगर हानियों की बात कही जाए तो राज्य विद्युत बोर्ड जो विद्युत वितरण करते हैं उनकी हानि तकरीबन 20,000 करोड़ से ज्यादा है। इसका कारण है संप्रेषण और वितरण का नुकसान, अर्थात जब हम बिजली खरीद करके जहां तक देने जाते हैं उसमें कई प्रकार से बिजली को नुकसान होता है। बिजली की अनुचित कीमतें, सस्ती बिजली और अकार्यकुशलता, जिसमें सबसे बड़ा है बिजली की अनुचित कीमतें, सस्ती बिजली, मुफ्त बिजली। एनसीईआरटी कह रही है कि किसानों को विद्युत का वितरण ही नुकसान का प्रमुख कारण है। ठीक, अनेक क्षेत्रों में बिजली की चोरी होती है जिससे राज्य विद्युत निगम घाटे में चल रहे हैं। ठीक, साथ ही साथ जब बिजली के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाया गया, प्राइवेट सेक्टर को लाया गया, तो निजी क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर ने बहुत रुचि नहीं ली, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जानता है कि हम जाएंगे, बड़ा पैसा लगा करके इंफ्रा तो खड़ा कर देंगे। कल उस राज्य में चुनाव होगा, दिल्ली उसका उदाहरण है, टाटा ने बहुत पैसा लगा करके विद्युत वितरण का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, पंजाब उसका उदाहरण है, ढेर सारे प्रदेश, यूपी उत्तर एक समय में उसका उदाहरण था, बिहार एक समय में उसका उदाहरण था, मध्य प्रदेश उदाहरण था। आज तो फैशन बन गया है, हर राज्य में चुनाव हो रहा, पार्टियां कर रही हैं बिजली फ्री कर देंगे। अरे कहां से फ्री कर देंगे? तो प्राइवेट सेक्टर इस डर से निवेश ही नहीं कर रहा है। विदेशी कंपनियां आपके इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आई नहीं रही हैं। वो कह रहे हैं ना, पता चला हम हजारों करोड़ लगाए, वहां कोई सरकार आई, उसने कह दिया हमसे कि आप बिजली सस्ती दो, आपके घाटे की भरपाई हम कर देंगे। भाई हमारी मजबूरी है, सस्ती देनी पड़ेगी, वो सरकारें घाटे की भरपाई करेंगी नहीं, हमारा एनपीए बन जाएगा, बैंकों का पैसा चुका नहीं पाएंगे, हम ध्वस्त हो जाएंगे। तो राज्य के सरकारी विद्युत बोर्ड तो घाटे में है ही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कम नहीं हो रहा है। उसका कारण है कि फ्री बिजली का मुद्दा। साथ साथ अगर देखा जाए तो कुछ क्षेत्रों में बिजली की ऊंची दरें भी है और लंबे समय तक बिजली गुल भी होती है, बिजली की कटौती भी होती है। इससे भारत की जनता में बिजली को लेकर के कई क्षेत्रों में एक असंतोष भी है। बिजली क्षेत्र में निवेश नहीं हो पा रहा है और इसका एक बड़ा कारण है कि बिजली से जुड़े हुए अन्य क्षेत्रों का हम विकास नहीं कर पाए। हम बिजली को कोल लिंकेज नहीं दे पा रहे हैं, विद्युत उत्पादन के क्षेत्रों को, हम विद्युत उत्पादन के क्षेत्रों को गैस लिंकेज नहीं दे पा रहे हैं। आज हमारे भारत के तकरीबन सभी थर्मल पावर स्टेशन जो भारत के बिजली क्षेत्र के आधार हैं, कच्चे माल और कोयले की पूर्ति में कमी का सामना कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां घाटे में गई, पावर सेक्टर घाटे में गया, तो हम अपनी कोल की खानों में निवेश नहीं कर पाए। आपको आश्चर्य होगा कि भारत पिछले 2 सालों से बहुत भारी मात्रा में विदेशों से कोयला खरीद रहा है। हमारे जो रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में गिरी है ना, उसका एक बड़ी वजह है कि कोयले की खरीदारी, हम भारी मात्रा में कोयला खरीद रहे हैं। अब देश को बिजली से काट तो नहीं सकते हैं, तुरंत तुरंत देना है, जो देना है वो देना है। अपने यहां निवेश के लिए लंबे समय का निवेश चाहिए, पैसा ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में आई नहीं रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में एफडीआई आई नहीं रही है। बहुत जल्दी भारत को, संसद को मैं आज ही बता दे रहा हूं, 5-6 साल 10 साल बाद ये नियम बनाना होगा कि पूर्णतः इलेक्ट्रिसिटी को मार्केट के हवाले करना होगा, सरकारें मुफ्त बिजली का काम नहीं करेंगी। यानी कुल मिलाजुला करके जो वर्तमान बिजली क्षेत्र है वो संकट में है। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक प्रकार हम निरंतर आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, पॉपुलेशन भी तो बढ़ा रहे हैं। एक तरफ
आप आर्थिक विकास को आगे ले जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, और इन सब से हुआ क्या है कि ऊर्जा की मांग में तीव्र वृद्धि हो रही है, एनर्जी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। ठीक। और वर्तमान में जितनी भी उत्पादन कर रहे हैं, हमारी ऊर्जा की मांग उत्पादन से बहुत अधिक है। हमारी ऊर्जा की मांग उस उत्पादन से बहुत अधिक है। तो होना क्या चाहिए, यानी कुल मिला जुला करके एक तरफ इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, एनर्जी डिमांड हो रही है, दूसरी तरफ जनसंख्या भी बढ़ रही है, एनर्जी डिमांड हो रही है, और जितना हम उत्पादन कर रहे हैं वो कम है। तो हमें करना क्या चाहिए, तो हमें अधिक पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सरकारों की तरफ से निवेश करना चाहिए, बेहतर रिसर्च पर ध्यान देना चाहिए, ठीक, तकनीकी खोजों पर ध्यान देना चाहिए, ऊर्जा के पुनर्नवीनीकृत स्रोतों से, यानी गैर परंपरागत स्रोतों से हमें बिजली बनानी चाहिए। हमें सोलर, विंड और टाइडल एनर्जी पर विशेष फोकस करना चाहिए। हमें परमाणु ऊर्जा की कहानी को भी आगे बढ़ाना चाहिए, परमाणु ऊर्जा की भी भरपाई करनी चाहिए, उस क्षेत्र में भी निवेश करना चाहिए, तकनीकी करना चाहिए। सरकार को बिजली क्षेत्र में थोड़ा कठोर आर्थिक नीतियों का पालन करना चाहिए ताकि यह घाटा पूरा हो सके और हम अपने देश की इकोनॉमिक डिमांड के हिसाब से बिजली सप्लाई कर सके। समझ में आ गई बात? क्लास देखने के बाद जरूर मुझे बताना कि समझ में आई ना। हमारे विद्यार्थी बहुत हमको मिस कर रहे हैं, मैं भी बहुत मिस कर रहा हूं। तो आप सबके संदेश मुझ तक पहुंचते हैं, आप सबकी भावुकता मुझ तक पहुंचती है, और मैं भी इस यूनिवर्स की शक्तियों के माध्यम से अपना प्यार, आपका अपना आशीर्वाद आप तक भेजते रहता हूं। तो कभी ये मत सोचिएगा हम आपसे डायरेक्ट जुड़े हुए नहीं हैं, हम आपसे अपने मन के आधार पर, अपनी चेतना के आधार पर, अपनी शुभकामनाओं के आधार पर आपसे हमेशा जुड़े हुए हैं। और हमेशा ये भरोसा रखिएगा, विश्वास रखिएगा। आयुर्वेद में कहा गया है कि आयुर्वेद का जब आप सिद्धांत पढ़ोगे तो कहा गया है कि आपको शरीर को ठीक करना होगा तो 20% खान पान पर ध्यान देना होगा, 40% दवाइयों पर ध्यान देना होगा, और 30-40% विश्वास की शक्ति पर ध्यान देना होगा, भरोसा करना होगा। तो आप पढ़िए, लिखिए। मेरा हर विद्यार्थी याद रखे, वो मुझसे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, रेगुलर जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है, हर विद्यार्थी याद रखे, मेरी प्रार्थनाओं की शक्ति हमेशा उसके साथ है। मेरा हर विद्यार्थी जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जिंदगी की जद्दोजहद कर रहा है अपने ज्ञान अर्जन के लिए, अपने सपने को सच करने के लिए, मेरे प्रार्थनाओं की शक्ति हमेशा उसके साथ है। वो अकेले नहीं है, उसके साथ मेरे प्रार्थनाओं की शक्ति है। तो ये बात रही विद्युत की ऊर्जा की। अब आइए चलते हैं हेल्थ सेक्टर की ओर। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा हेल्थ की। देखो, हमने शुरू में ही बांटा था इकोनॉमिकल इंफ्रा और सोशल इंफ्रा, हमने नहीं एनसीईआरटी ने बांटा था। इकोनॉमिकल इंफ्रा में हमने कहा कि सभी इंफ्रा की नींव क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। समझना बात को, सभी इंफ्रा की नींव क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। वैसे ही सोशल इंफ्रा में सभी इंफ्रा की नींव है हेल्थ इंफ्रा, स्वास्थ्य और संरचना। और सच तो यह है कि पूरे देश की नींव ही है हेल्थ। क्योंकि राष्ट्र, मैं बार बार कहता हूं, बनता है अपने युवाओं से, बनता है अपने नागरिकों से, बनता है अपने लोगों से। स्वस्थ लोग रहेंगे तो पढ़ा के, लिखा के, समझा के, बुझा करके हम अच्छे नागरिक बना लेंगे, उनसे आर्थिक क्रियाएं करवा लेंगे, देश चला लेंगे। मैं बहुत सिंपल और सहज भाषा में बात कर रहा हूं। हमने मानव पूंजी निर्माण वाले चैप्टर में आपको बताया भी था कि स्वास्थ्य कितना जरूरी है। तो आइए थोड़ा हेल्थ इंफ्रा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। अच्छा, एक बड़ी मौजू वाली चीज है कि स्वास्थ्य से हमारा आशय क्या होता है। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे कि कोई व्यक्ति किसी से पूछता स्वस्थ है ना, तो व्यक्ति कहता है हाँ, और कोई बीमार होता है तो कहते हैं अस्वस्थ है क्या, तो कहता है हाँ थोड़ा बीमार है। हम आमतौर पर यह समझते हैं कि बीमारियों का न होना ही स्वास्थ्य है, यानी कोई बीमार व्यक्ति नहीं है तो स्वस्थ है।
आमतौर पर तो ये समझते हैं कि कोई व्यक्ति अगर बीमार नहीं है तो वो क्या है, स्वस्थ है। आम धारणा तो यही है जी, ये पूर्णतः सही धारणा नहीं है। याद रखना, केवल बीमारियों का न होना ही स्वास्थ्य नहीं है। ठीक, बीमारियों का न होना ही स्वास्थ्य नहीं है। यानी कोई व्यक्ति बीमार नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि वो स्वस्थ है, तो आप कह सकते हैं स्वास्थ्य है क्या। तो कहा जाता है स्वास्थ्य एक परिस्थिति है, संपूर्ण परिस्थिति है। हेल्थ एक इकोसिस्टम है। कोई देश कह रहा है कि हम अपने नागरिकों को स्वास्थ्य दे रहे हैं, तो इसका मतलब वह देश एक ऐसा सिस्टम दे रहा है, एक ऐसा तंत्र दे रहा है कि उसमें हर नागरिक स्वस्थ रह सके और अपनी कार्य क्षमता की मैक्सिमम वृद्धि कर सके। कार्य क्षमता की मैक्सिमम वृद्धि कर सके, यानी हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य अपनी कार्य क्षमता के वृद्धि करने की या प्राप्त करने की योग्यता भी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार प्रियम्बल की परिभाषा को व्याख्यायित करते हुए लिखा था कि जो हमारे प्रस्तावना में शब्द लिखा गया है पॉलिटिकल जस्टिस, सामाजिक न्याय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सामाजिक न्याय का मतलब सिर्फ गैर बराबरी और भेदभाव की समाप्ति ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सामाजिक न्याय का एक मतलब यह भी है कि देश अपने हेल्थ इंफ्रा पर इतना काम करे कि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से दूसरे व्यक्ति से अक्षम न हो। गरीब से गरीब व्यक्ति भी शारीरिक रूप से सक्षम हो कि जितनी उसमें क्षमता होगी उतनी वह विकास के अवसरों तक पहुंचेगा। इसे कहते हैं हेल्थ इंफ्रा। यानी बीमारियों का न होना स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि स्वस्थ रहने की सुविधाओं का होना स्वास्थ्य है। इसलिए विद्वान लोग जो हैं स्वास्थ्य का निर्धारण कई संकेतकों पर करते हैं, जैसे शिशु मृत्यु दर, जैसे मातृ मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण स्तर। इन सब के आधार पर देखते हैं वो लोग कि संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों की घटनाएं कितनी हो रही हैं। इन सब के आधार पर स्वास्थ्य सुविधाओं का आकलन करते हैं। जैसे मान लो किसी देश की शिशु मृत्यु दर अधिक है, इसका मतलब उस देश ने इतना हेल्थ इंफ्रा पर काम नहीं किया है कि जन्म के समय बच्चों को होने वाले रोगों से निपटा जा सके। किसी देश की मातृ मृत्यु दर अधिक है तो मतलब है कि हमने हेल्थ इंफ्रा पर इतना काम नहीं किया है कि जन्म देते समय माताओं की मौत को रोका जा सके। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि एक व्यक्ति, समझना, एक बच्चा जन्म ले रहा है तो जो देश की स्वास्थ्य दशाएं हैं, उन स्वास्थ्य दशाओं के साथ वो कितना जी सकता है, इसको कहते हैं जीवन प्रत्याशा। मान लीजिए कहा जा रहा है किसी देश की जीवन प्रत्याशा 50 साल है, तो इसका मतलब जो बच्चा जन्म ले रहा है वह इन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में 50 साल जी सकता है। किसी देश की जीवन प्रत्याशा 70 साल है, तो इसका मतलब बच्चा जन्म ले रहा है तो हेल्थ इंफ्रा बढ़िया है, वो औसतन 70 साल जिएगा। तो जब विद्वान लोग किसी देश की स्वास्थ्य की स्थितियों का मूल्यांकन करते हैं तो ये नहीं देखते बीमारी कौन है, रोग क्या है, ये सब नहीं देखते। वो देखते हैं कि उस देश का शिशु मृत्यु दर कितना है, मातृ मृत्यु दर कितना है, जीवन प्रत्याशा कितनी है, पोषण के स्तर कितने हैं, क्योंकि ये सारी की सारी ही चीजें बताती हैं कि देश में स्वास्थ्य का माहौल कैसा है। अगर हम बात करें कि जो हमारी स्वास्थ्य आधारित संरचना होती है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए स्वस्थ जनशक्ति सुनिश्चित होती है। समझना, पूरे के पूरे देश में हम आर्थिक नजरिए से देश को देख रहे हैं। हम आर्थिक, यद्यपि देश को सिर्फ आर्थिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन अगर हम आर्थिक नजरिए से ही देखें तो कहना क्या है, अपने देश में ढेर सारा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ाना है, इनका प्रोडक्शन बढ़ाना है। क्या करना है? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ाना है। और प्रोडक्शन कौन बढ़ाता है? लोग ही तो बढ़ाते हैं ना भाई। अब ये लोग मान लो बीमार हैं तो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे? नहीं बढ़ाएंगे। और ये लोग स्वस्थ हैं तो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। यानी आर्थिकी भी नजरिए से देखो तो देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य इंफ्रा का होना अच्छा है। ठीक, लोगों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है।
अगर हम हेल्थ इंफ्रा की बात करें तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर स्वास्थ्य आधारित संरचना में होता क्या है। जब कोई देश कहता है हम देश को अपने स्वास्थ्य दे रहे हैं तो उसमें देता क्या क्या है। तो स्वास्थ्य आधारित संरचना में अस्पताल होता है, डॉक्टर होता है, नर्स होता है, अन्य अर्ध चिकित्सा कर्मी होते हैं जो अन्य डॉक्टर के सपोर्ट में रहते हैं, बेड होते हैं, अस्पतालों में जरूरी उपकरण होते हैं, और एक सुविकसित दवा उद्योग भी शामिल होता है। मेडिसिन इंडस्ट्री शामिल होती है जहां नई दवाओं पर रिसर्च होते हैं, दवाएं मिलती हैं। इन समस्त चीजों की उपलब्धता, इन समस्त चीजों की उपलब्धता अर्थात अस्पताल, डॉक्टर, नर्स, उसके सहयोगी चिकित्सा कर्मी, बेड, अस्पतालों में उपकरण, सुनिश्चित दवा उद्योग, इन सब की उपलब्धता ही हेल्थ इंफ्रा कहलाती है। क्या कहलाती है? इन सब की उपलब्धता ही हेल्थ इंफ्रा कहलाती है। समझना बात को। यानी हमने दो चीज समझा कि स्वास्थ्य क्या है। तो याद रखना, स्वास्थ्य एक परिस्थिति है, एक सिस्टम है कि व्यक्ति तक इतनी जरूरी सुविधाएं पहुंचे कि वो बीमार न हो। सिर्फ बीमारी का ना होना ही स्वास्थ्य नहीं है। साथ साथ जब हम हेल्थ इंफ्रा की बात करते हैं तो उसमें डॉक्टर, नर्स, चिकित्सा कर्मी, उपकरण, बेड, मेडिसिन इत्यादि चीजें शामिल होती हैं। अब थोड़ा भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था को हम देखते हैं, हेल्थ सिस्टम को देखते हैं। तो भारत की जो स्वास्थ्य आधारित संरचना है और स्वास्थ्य सुविधाओं को 3 स्तरीय भागों में बांटा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। कुछ यूं बात होती है, जब हम भारत में हेल्थ इंफ्रा की बात करते हैं तो कुछ ऐसा पिरामिड बनता है। यह हेल्थ इंफ्रा है, हमारा हेल्थ इंफ्रा है, ऐसा पिरामिड बनता है। इसको कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, इसको कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र और इसको कहते हैं तृतीयक क्षेत्र। तो आइए थोड़ा बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल है, या प्राथमिक स्तर भी इसे कहते हैं, इसे द्वितीयक स्तर भी कहते हैं और इसे तृतीयक स्तर भी कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि स्वास्थ्य के मामले में प्राथमिक स्तर पर क्या क्या चीजें शामिल है। हेल्थ इंफ्रा में प्राथमिक स्तर की हेल्थ इंफ्रा किसे कहते हैं, द्वितीयक स्तर की हेल्थ इंफ्रा किसे कहते हैं और तृतीयक स्तर की हेल्थ इंफ्रा किसे कहते हैं। ठीक, तो समझना, जो प्राथमिक स्तर की हेल्थ इंफ्रा है, जो प्राथमिक क्षेत्र की हेल्थ इंफ्रा है, उसमें जो चीजें शामिल होती हैं वह होती है स्वास्थ्य समस्याओं का ज्ञान तथा उन्हें पहचानने, उन्हें रोकने और नियंत्रित करने की विधि। पहले तो स्वास्थ्य समस्याओं का ज्ञान होगा भैया, ये स्वास्थ्य समस्याएं हैं, यानी ऐसे लोग होने चाहिए जो स्वास्थ्य समस्याओं पर अध्ययन करते हो। उन्हें पहचाने, उन्हें रोकने की विधि, ये प्राथमिक हेल्थ इंफ्रा में आती है। फूड सप्लाई, खाद्य आपूर्ति, जो आप तक अनाज और राशन की सप्लाई की जाती है, ये भी प्राथमिक स्वास्थ्य हेल्थ इंफ्रा में आती है। उचित पोषण, जो आंगनबाड़ियों पर बच्चों के लिए पोषण दिया जाता है, जो मिड डे मील दिया जाता है, ये सारा क्या आता है, ये प्राथमिक स्वास्थ्य इंफ्रा में आता है। जल की पर्याप्त पूर्ति, आप लोगों ने देखा होगा कभी सरकार राष्ट्रीय जल मिशन पर काम कर रही है, राष्ट्रीय पेयजल मिशन पर काम की जा रही है, ग्रामीण जल जीवन मिशन पर काम कर रही है, घरों तक पीने का पानी सप्लाई कर रही है, शहरों में पीने का पानी सप्लाई किया जाता है। ये सारे के सारे प्राथमिक हेल्थ इंफ्रा में आता है। मूल स्वच्छता अभियान आप लोगों ने सुना होगा। ये स्वच्छता की जितनी भी बातें होती है, गांव गांव में शौचालय बनवाना, हरा नीला लाल डस्टबिन रखवाना, सड़कों की सफाई इत्यादि कराना, ये सब प्राथमिक हेल्थ इंफ्रा है। शिशु और मातृत्व देखभाल, छोटे बच्चों और माताओं के देखभाल के लिए तमाम प्रकार के हमारे प्राथमिक हॉस्पिटलों पर, आंगनबाड़ियों पर सुविधाएं हैं। ठीक, प्रमुख संक्रामक बीमारियों की रोकथाम करने के लिए सरकार अभियान चलाती है, टीकाकरण करवाती है। चोटों से प्रतिरोध तथा एक नई बात है मानसिक स्वास्थ्य, लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जितने भी प्रयास किए जाते हैं, ये सारे के सारे प्राथमिक स्तर के हेल्थ इंफ्रा में शामिल होते हैं। अगर हम आगे बात करें इस हेल्थ इंफ्रा में, तो एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, अस्पताल पर गए होंगे, देखे होंगे, जिसे कहा जाता है ANM, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ। ANM पहला व्यक्ति है जो ग्रामीण इलाके में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है। यूपीएससी एक बार यह सवाल पूछी थी।
हेल्थ इंफ्रा में जो सबसे पहला व्यक्ति टकराता है वो एएनएम होता है, उसके बाद आशा कार्यकर्ता आती है। इन सबसे सवाल पूछा गया है। तो हॉस्पिटल में जाओगे तो एएनएम पहला व्यक्ति होता है जो स्वास्थ्य देखभाल करता है। प्राथमिक चिकित्सा की अगर बात करें तो प्रदान करने के लिए गांव तथा छोटे कस्बों में अस्पताल बनाए गए हैं। यहां पर तो आमतौर पर एक डॉक्टर रहता है, एक नर्स रहता है, कुछ दवाएं होती हैं, जिसे पीएससी कहते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहते हैं। 2005 में एक सरकार योजना लेकर के आई थी, केंद्र सरकार की थी, एनआरएचएम, इसको पीछे लिख देते हैं। 2005 में मतलब है कि जो प्राथमिक हेल्थ इंफ्रा का में जो सबसे पहले आती है उसे कहते हैं पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। आपके अपने गांव और कस्बों में छोटा सा हॉस्पिटल होगा जहां एक डॉक्टर साहब बैठते होंगे, एक नर्स मैडम रहती होंगी, ठीक, एक दो अन्य चिकित्सा कर्मी होते होंगे, इलाज होता होगा, दवाइयां दी जाती होंगी, ठीक, इसे कहते हैं पीएचसी। 2005 में सरकार एक योजना लेकर के आई, एनआरएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। और इसी के सहारे भारत की कोशिश है कि पूरे देश में हर गांव और कस्बों तक हम पीएचसी को पहुंचा दें। तो आजादी के बाद से ही पीएचसी बनाए गए, बनते रहे। 2005 में इसको और कोशिश की गई और इसी एनआरएचएम के तहत अब पूरे के पूरे देश में पीएचसी बनाए जा रहे हैं। लक्ष्य है कि देश के हर गांव, हर कस्बे को हम किससे जोड़ देंगे? हम अपने पीएचसी से जोड़ देंगे, अपने प्राइमरी हॉस्पिटल से जोड़ देंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जोड़ देंगे। तो ये रहा प्राथमिक स्तर की हेल्थ इंफ्रा। अगर हम द्वितीयक स्तर या मध्य स्तर की हेल्थ इंफ्रा की बात करें तो इसमें कुछ उच्च श्रेणी के अस्पताल शामिल होते हैं। आप कहोगे किन अस्पतालों को द्वितीयक स्तर की हेल्थ इंफ्रा में शामिल किया जाता है? तो याद रखना, जिन जिन हॉस्पिटलों में, समझना, ध्यान रखना, ऐसे जो भी हॉस्पिटल जिनमें शल्य चिकित्सा होती हो यानी ऑपरेशन होता हो, जिसमें एक्सरे की सुविधा मौजूद हो, जिसमें ईसीजी जैसी सुविधाएं मौजूद हो, इन्हें हम माध्यमिक शिक्षा संस्थाएं कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम द्वितीयक माध्यमिक शिक्षा संस्थाएं या द्वितीयक स्तर की, माध्यमिक चिकित्सा संस्था से शिक्षा निकल गया। शिक्षा बोलते बोलते ना मैं कुछ भी बोलता हूं तो मेरे मुंह से पढ़ाई लिखाई ही निकलती है। कहते हैं, क्रांतिकारी ने कहा था, इस देश की धूल मिट्टी में मैं इतना रम गया कि बोलता हूं इश्क तो निकलता इंकलाब है। ठीक वैसे ही पढ़ाई लिखाई में और अपने बच्चों के स्नेह प्यार में मैं इतना रम गया, कुछ भी बोलता हूं शिक्षा निकलती। तो जो हम बात कर रहे हैं द्वितीयक लेवल के चिकित्सा संस्थानों की या सेकेंडरी लेवल के हेल्थ इंफ्रा की जब हम बात करते हैं तो याद रखना, इनमें शामिल होते हैं कुछ उच्च श्रेणी के अस्पताल। या अगर हम पहचान करें कि आखिर सेकेंडरी लेवल के हेल्थ इंफ्रा में क्या क्या शामिल होते हैं, तो इसमें शल्य चिकित्सा यानी ऐसे हॉस्पिटल जहां ऑपरेशन हो पाए, एक्सरे, ईसीजी जैसी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, माध्यमिक चिकित्सा संस्थाएं, ठीक, अर्थात आप लोग सीधे सीधे देखते होंगे कि आपके गांव में, ये आपका गांव है, ढेर सारे गांव हैं, कस्बे हैं, आपके गांव लेवल पर क्या है? पीएचसी है। आपके गांव लेवल पर क्या है? पीएचसी है। आपके गांव लेवल पर क्या है? पीएचसी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप देखते होंगे कि ढेर सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। इसके ऊपर राज्य की राजधानियों के लेवल पर भी देखते होंगे ढेर सारे हॉस्पिटल हैं। ये सारे के सारे जो हॉस्पिटल है जिसमें सर्जरी की सुविधा हो, एक्सरे की सुविधा हो, ईसीजी की सुविधा हो, एमआरआई की सुविधा हो, जिसे स्पेशलिस्ट, जिसे बेहतर हॉस्पिटल कहा जाता है, वे सेकेंड लेवल की, वे द्वितीय स्तर की, ठीक, सेकेंड स्तर की हेल्थ इंफ्रा में शामिल होते हैं। ये सेकेंड लेवल के हेल्थ इंफ्रा में शामिल होते हैं। ये है सेकेंड लेवल की हेल्थ इंफ्रा। अब कहोगे कि तृतीय लेवल की हेल्थ इंफ्रा क्या है? तृतीय लेवल की हेल्थ इंफ्रा में वे संस्थान शामिल होते हैं जो चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान करते हैं, ठीक,
जो चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान करते हैं और मेडिकल शिक्षा प्रदान करते हैं, जैसे एम्स, यह क्या है, चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान भी करता है और मेडिकल शिक्षा भी प्रदान करता है। तमाम तरह के मेडिकल कॉलेज जो चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान भी करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट, यह क्या है, पढ़ाता नहीं है लेकिन अनुसंधान करता है। भारत बायोटेक, भारत बायोटेक यह क्या करता है, यह इंडिया में वैक्सीनेशन पर रिसर्च करता है। तो ये संस्थान जो मेडिकल शिक्षा प्रदान करते हैं और मेडिकल सेक्टर में रिसर्च का काम करते हैं, नई नई खोजें और तकनीकी का काम करते हैं, दवा बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं, चिकित्सा उपकरण बनाते हैं, ये तृतीय क्षेत्र के हेल्थ इंफ्रा में इन्हें शामिल किया जाता है। ये रही, यानी हम कह सकते हैं कि नीचे पीएचसी है, बीच में सारे हॉस्पिटल आ गए और ऊपर रिसर्च और शिक्षा देने वाले, कौन सी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन देने वाले संस्थान शामिल होते हैं। अब एक आजकल, ये तो रहा आपको हेल्थ इंफ्रा का अनुभव, आजकल एक बात बड़ी चर्चा में आ रही है, हेल्थ टूरिज्म। स्वास्थ्य पर्यटन, भारत इसमें अच्छी खासी तरक्की कर रहा है। उम्मीद है कि इसमें हमने अच्छी खासी तरक्की कर ली तो हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का बहुत बड़ा ये माध्यम बन जाएगा और ढेर सारे रोजगार के अवसर भी सृजित करेगा। क्या होता है चिकित्सा पर्यटन? याद रखना, चिकित्सा पर्यटन का मतलब होता है कि आपके देश में बड़ी संख्या में विदेशी शल्य चिकित्सक आते हैं, विदेशी लोग आते हैं आपके देश में बड़ी संख्या में। समझना, खाड़ी देश से शेख लोग आ जाते हैं भारत में, किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, बेहतर सर्जरी करते हैं, बीमार होते हैं, 40-50 दिन हॉस्पिटल में रहते हैं। कई लोग कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए आते हैं, कई लोग योगा के लिए आते हैं, कई लोग अपने नेचुरोपैथी द्वारा अपने आप को स्वस्थ करने के लिए आते हैं। यही चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। यानी बड़ी संख्या में जब विदेशी आपके देश में शल्य चिकित्सा के लिए, सर्जरी के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए, अपने दांतों के इलाज के लिए, अपने सौंदर्यवर्धक देखभाल के लिए भारत आ रहे हैं, तो इसी को हमने नाम दिया है चिकित्सा पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म। कोरोना के बाद तो और बढ़ा है, क्योंकि पूरी दुनिया कोरोना के बाद जान ली कि मेन जो खेला है वो हमारे प्रतिरोधक क्षमता का है, और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की गजब की ताकत भारतीय योग और आयुर्वेद में है। तो आजकल भारतीय योग और आयुर्वेद के लिए ढेर सारे लोग आ रहे हैं। साथ साथ तमाम देशों से भारत में सर्जरी के लिए लोग आते हैं, क्योंकि भारत की सर्जरी उन्नत भी है और सस्ती भी है। यानी कुल मिलाजुला करके विदेशियों का भारत में आना, इलाज उलाज कराना, ठीक होके जाना ही चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। ठीक, अगर हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो आधुनिकतम चिकित्सा प्रौद्योगिकी हमारी स्वास्थ्य सेवा में है। हमारे पास योग्य डॉक्टर हैं और विदेशी लोग को उतनी ही सुविधा के लिए अपने देशों में अधिक पेमेंट करना पड़ता है, इसलिए हमारे देश आते हैं। यानी एक तरफ जहां हमारे पास योग्य डॉक्टर हैं तो दूसरी तरफ तो कीमत भी काफी कम है। यानी अपने देश से बेहतर डॉक्टर उनको यहां मिल रहे हैं। जीवन का मामला आप सोचते हैं चलो बढ़िया वाला डॉक्टर भी है और सस्ता भी है। तो योग्य डॉक्टरों की उपलब्धता और सस्ते इलाज ने भारत को चिकित्सा पर्यटन के गंतव्य के रूप में विकसित कर दिया है। विशेषज्ञों ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि 2020 में भारत मेडिकल पर्यटन से तकरीबन 500 अरब रुपए से अधिक की आय अर्जित कर सकता है। कोरोना लग गया तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन 22-23 में बहुत बढ़ गया है। 500 अरब से ज्यादा का आय भारत प्राप्त कर रहा है। ये रही चिकित्सा ठीक पर्यटन। इसके साथ ही एक बात और गौर करने वाली बात है, भारत में देश को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए हमारा हेल्थ इंफ्रा है। प्राथमिक स्तर की स्वास्थ्य अवसंरचनाएं, द्वितीयक स्तर की और तृतीयक स्तर की। इसके साथ साथ हमारे यहां कई अलाभकारी संस्थाएं भी हैं, कई सामुदायिक संस्थाएं भी हैं जो बगैर लाभ की उम्मीद के अपने लोगों को स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराती हैं, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। और इस देश में यह विधि बहुत प्राचीन है। पुराने
जमाने में कहा जाता था कि बेहतर तालाब लगवा खुदवा दो, पुण्य का काम है। कुआं खुदवा दो, पुण्य का काम है। गरीब का इलाज कराओ, पुण्य का काम है। अच्छा, गोरखपुर गीता प्रेस के संस्थापक थे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। उन्होंने गोरखपुर में हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल बनवाया, अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। गरीबों का 10 रुपये में इलाज होता है। कैंसर के इलाज के लिए टाटा जितना पैसा खर्च करता है उतना कोई करता ही नहीं है। पूरे भारत के आधे से कैंसर के इलाज को थामे हुआ है टाटा। ढेर सारे हमारे पास ऐसे समुदाय हैं, व्यापारिक संस्थाएं हैं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम कर रहे हैं। ठीक, जैसे एक है सेवा स्वनियोजित महिला समिति अहमदाबाद में। यह महिला स्वास्थ्य पर बहुत काम कर रही है। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, हेल्थ देना है। एक और है नीलगिरी, एक और नीलगिरी, ये भारत में काम कर रही है। नीलगिरी के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा एक स्वयंसेवी संस्था जो स्वास्थ्य के लिए काम कर रही है। कई एनजीओ हैं जो स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। कई व्यापार संघ हैं जो अपने सदस्यों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। आजकल आजकल देखिएगा कारपोरेट समय समय पर योगा सेशन कराते रहते हैं, तमाम प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम कराते रहते हैं। इसका उद्देश्य कुछ लाभ कमाना नहीं है। यानी भारत में याद रखिएगा, स्वास्थ्य के लिए सरकारें ही नहीं काम कर रही हैं, छिटपुट स्तर पर इस देश का समुदाय समाज भी काम कर रहा है। तमाम लोग हैं जो अपने अपने स्तर पर स्वच्छता के लिए, पेयजल के लिए, तमाम चीजों पर वैकल्पिक स्वास्थ्य व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कबीलाई लोगों का एक ग्रामीण संगठन है, ग्रामीण संस्था है, इसने बड़ी प्रयास किया है। कबीलाई लोगों की संस्था है, किसानों की संस्था है, जिसने अपने किसानों को स्वास्थ्य देने के लिए काफी काम किया है। ठाणे महाराष्ट्र में कबीलाई लोगों की इसी संगठन का नाम काश्तकारी संगठन है। इस काश्तकारी संगठन ने भी अपने किसानों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है। यह काश्तकारी संगठन बहुत कम पैसे में गांव के लेवल पर ही प्राथमिक रोगों का उपचार करा देता है। और विशेष करके इसने महिला स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया है संगठन ने। इस संगठन की ओर से महिला नर्सें और डॉक्टरें गांव गांव घूमती है और महिलाओं के स्वास्थ्य पर तो बहुत ही ज्यादा काम करती है, क्योंकि याद रखना, स्वास्थ्य की नींव होती है माता का स्वास्थ्य। माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। अर्थात कुल मिलाजुला करके एक तरफ भारत में हेल्थ इंफ्रा का काम सरकार कर रही है, दूसरी तरफ भारत में हेल्थ इंफ्रा का काम प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है, तो तीसरी तरफ समुदाय, कई एनजीओ भी इस पर काम कर रहे हैं, कई संगठन भी इस पर काम कर रहे हैं। ये रहा हेल्थ इंफ्रा पर काम करने वाले लोग। अब थोड़ा भारतीय चिकित्सा प्रणाली से भी आपका परिचय करा देते हैं। एनसीईआरटी कराती है। भारतीय जो चिकित्सा प्रणाली है उसमें 6 व्यवस्थाएं: आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी। भारत में ये 6 अपनी भारत की चिकित्सा प्रणालियां हैं। और भारत में कहा जाता है कि इन 6 चिकित्सा प्रणालियों पर अगर भारत ने बहुत बड़ा काम कर लिया तो भविष्य में हेल्थ लीडर बन जाएगा। भारत हेल्थ लीडर बन जाएगा। योग का चमत्कार आपने देख ही लिया है, आयुर्वेद का देख ही लिया है, यूनानी सिद्ध नेचुरोपैथी पर भी बड़ी तेजी से काम हो रहा है। ये भारत की 6 चिकित्सा प्रणालियां हैं। यहां से भी यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछा। भारत की ये चिकित्सा प्रणालियां हैं, इन पर काम करने की जरूरत है। इन पर ही काम करके हम हेल्थ टूरिज्म को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। थोड़ी सी जब हम से स्वास्थ्य पर बात करेंगे तो थोड़ा सा हमें महिला स्वास्थ्य पर भी बात करना होगा, क्योंकि महिला के स्वास्थ्य की बुनियाद पर मूल का स्वास्थ्य खड़ा होता है। याद रखना, महिला के स्वास्थ्य की बुनियाद पर ही मूल का स्वास्थ्य खड़ा होता है। मां स्वस्थ है तो बच्चे अपने आप बच्चे के स्वस्थ होने की ज्यादा संभावना है। मां को उचित पोषण मिला है तो बच्चे को पोषण मिलने की ज्यादा संभावना है। इसलिए महिला स्वास्थ्य पर अगर हमने अलग से बात नहीं की या एनसीईआरटी ने बात नहीं की तो स्वास्थ्य पर चर्चा ही अधूरी लग जाएगी। भारत की कुल जनसंख्या में आधा भाग महिलाओं का है। पुरुषों की तुलना में उन्हें शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह सच है। ठीक,
घर का पुरुष सदस्य बीमार पड़ जाए, ये सब जगह नहीं है लेकिन कुछ जगह है। कुछ परिवारों में मैंने खुद अपनी आंख से देखा है कि घर का पुरुष सदस्य बेटा बीमार पड़ जाए तो लोग कहते हैं खेत बेच के इलाज करा दो। बिटिया बीमार पड़ जाए तो लोग कहते हैं लड़की जात है तो अपने आप ठीक हो जाएगी, या चलो यहीं बगल के पीएससी में करा दो। ये एक दुखद पक्ष है इस देश का, ये एक सच है, लेकिन ये पूरा सच नहीं। दूसरा सच ये है कि इन चीजों से हम काफी तेजी से आगे निकल रहे हैं, काफी तेजी से आगे निकल रहे हैं। अब उतनी भयावह भेदभाव की स्थितियां नहीं है, कुछ जगह है, तो आने वाले भविष्य में जब आप लोग इस देश को बनाइएगा तो इन चीजों को भी दूर कर दीजिएगा, क्योंकि महिला स्वास्थ्य की बुनियाद पर देश का स्वास्थ्य टिका हुआ है। लेकिन हम दिखता है कि स्वास्थ्य के मामलों तक जितनी पहुंच लड़कों की है उतनी लड़कियों की नहीं है। हम आंकड़े नहीं झुठला सकते। आंकड़े कह रहे हैं कि देश में जो शिशु लिंगानुपात है 2001 में 927 से 909 की गिरावट पर आ गया, यानी 2001 में 927 से कहां गया, 909 आ गया। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? इस आंकड़े को कैसे झुठला सकते? ऐसा इसलिए हुआ कि भ्रूण हत्या की घटनाएं बढ़ी। भ्रूण हत्या, गर्भ में ही बच्चे को मार देना। किस बच्चे को मार देना? बेटी को मार देना, लड़की को मार देना। है इस देश में कुछ निहायत बंजर, नालायक और नकारी किस्म के लोग। मेरा बस चले फांसी पर चढ़ा दूं, क्योंकि हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो चाहते हैं कि संतानें सिर्फ लड़का, बेटियां न। वो बेटियों को कलंक और बोझ मानते। तो जाहिर सी बात होती है भ्रूण में जब भी हत्या की जाएगी, भ्रूण की वो बेटी की हत्या की जाएगी। तो बड़ा दुखद और शर्मिंदगी का पक्ष है जब किसी राष्ट्र में, या जब तक राष्ट्र में गर्भ में एक भी बेटी मारी जाती रहेगी, तब तक हमें यह कहने का हक नहीं है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम लाल किले से बार बार ढोल मजारे बजा बजा करके चिल्ला लें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन दुनिया का आदमी कहेगा ढोंग कर रहे हो, तुम्हारे यहां गर्भ में बेटियां मारी जाती। इसलिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बनाना है तो हर लेवल पर आप जहां खड़े हो, जिस लेवल पर, उसी लेवल पर यह लड़ाई लड़नी होगी। यह किसी एक सरकार की, किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, समूचे देश की लड़ाई है। और भारत जैसे देश में तो यह लड़ाई अनिवार्य रूप से लड़नी होगी, क्योंकि नारी को सम्मान देने के मामले में हम सबसे पहले थे। भारतीय सभ्यता पहली सभ्यता थी जिसने अपने नारी को देवी का दर्जा दिया, नारी को अधिकार का दर्जा दिया, नारी को राजत्व का दर्जा दिया। जब दुनिया में नारियां सिर्फ भोग का माध्यम समझी जाती थी, तब हमारे यहां कहा गया जिस घर में नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। अपाला, घोषा, विश्वावरा जैसी नारियां हमारे वेद में मिलती। महिला विदुषियों से देश भरा हुआ है। उस देश में ऐसा हो रहा है, यह दुखद है, कलंकित है, इसे रोकना होगा। कुल मिलाजुला करके शिशु लिंगानुपात की गिरावट यह बताती है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में हम स्त्री और पुरुषों में भेदभाव करते हैं, लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते हैं। आंकड़े कुछ और हैं जो शर्मिंदा करते हैं। आंकड़े ये हैं कि 15 से 19 वर्ष से कम की लगभग 5% लड़कियां न केवल शादीशुदा है बल्कि कम से कम एक बच्चे की मां भी हैं। यह भी बताता है कि हम बहुत महिला स्वास्थ्य के मामले में बहुत ठीक काम नहीं कर रहे हैं। 15 से 49 वर्ग की आयु समूह में शादीशुदा महिलाओं में 50% से ज्यादा महिलाओं को रक्त छिड़ता है, एनीमिया की बीमारी है। पूरा का पूरा देश एनीमिक महिलाओं का देश बन के रह गया। ये आंकड़े कहते हैं कि हम स्वास्थ्य के मामले में महिलाओं के लिए जो काम कर रहे हैं और करने की जरूरत है। ये सही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं। भारत में भ्रूण हत्या कम हुई है, लेकिन जब तक एक भी भ्रूण में कोई बेटी मारी जाती रहेगी शर्मिंदगी बनी रहेगी। और जब तक लिंगानुपात बराबर ना हो जाए तब तक
हम इन आरोपों से अपने आप को बचा नहीं सकते हैं कि भारत में स्वास्थ्य के मामले में पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव किया जाता है। याद रखिएगा, स्वास्थ्य एक आवश्यक सार्वजनिक सुविधा तो है ही है, लेकिन इससे बढ़ के भी स्वास्थ्य कुछ और है। स्वास्थ्य है एक प्रकार का बुनियादी मानवाधिकार है। याद रखिएगा, स्वास्थ्य सिर्फ एक सुविधा नहीं है जो सरकारों की ओर से नागरिकों को दिया जाता है। स्वास्थ्य मानवाधिकार है। हर मानव जो मानव के रूप में जन्म लिया है, जन्म लेते ही उसका एक राइट बन जाता है कि उसको बेहतर हेल्थ इंफ्रा मिलना चाहिए, बेहतर हेल्थ सर्विस मिलनी चाहिए। अब इसीलिए हमारा अंततः उद्देश्य यही है कि लोगों को एक बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन की ओर ले जाए, हम लोगों को एक क्वालिटी फुल लाइफ दें, एक ऐसी जिंदगी दें जहां उनके लिए पोषण युक्त भोजन हो, उनके लिए इलाज के लिए अस्पताल हो, उनके लिए टीकाकरण की सुविधाएं हो। और ये इसलिए ना दें कि हम कोई दया कर रहे हैं, वो इसलिए कि उनका अधिकार है। मानव होने के नाते हर व्यक्ति का स्वास्थ्य सुविधाओं पर दावा है, और यही बेहतर समाज और बेहतर राष्ट्र की पहचान है। हर व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण जीवन उपलब्ध कराना होगा, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होना होगा। भारत सरकार संकल्पित है कि हम हर व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण जीवन और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, लेकिन यहां भी कुछ अंधेरे पहलू है। हमें दिखता है कि भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं में शहर और गांव के बीच स्पष्ट विभाजन है। यदि हम इस बढ़ते विभाजन की अवहेलना करते रहेंगे तो हमारे देश के सामाजिक आर्थिक ढांचे में अस्थिरता की आशंका रहेगी। हमारे देश का जो सामाजिक आर्थिक ढांचा है वह अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए हमें अब अपनी बुनियादी आधारिक संरचनाओं को ठीक करना है। तो स्वास्थ्य सुलभता को सार्वभौमिक बनाना होगा, अर्थात स्वास्थ्य सुविधा जितनी शहर के व्यक्ति को मिलती है उतनी ही गरीब गांव के व्यक्ति को भी मिले। गरीब से गरीब व्यक्ति भी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा पाए, तो स्वस्थ रहे, इस पर हमें काम करना होगा। अर्थात एक ऐसे भारत की ओर ले जाना होगा जहां स्वास्थ्य के मामले में, पोषण के मामले में, गुणवत्तापूर्ण जीवन के मामले में गांव शहर अमीर गरीब का भेदभाव, बेटा बेटी का भेदभाव समाप्त हो चुका। एक स्वस्थ भारत ही विकसित भारत की नींव रखेगा, और जिस देश का नागरिक स्वस्थ होता है वही राष्ट्र भी स्वस्थ होता है, वही राष्ट्र भी संपन्न होता है। तो ये रही स्वास्थ्य की बातें। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट हफ्ते, नेक्स्ट वीक अपने उसी शेड्यूल पर एनसीईआरटी के अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, विदा।